एवरीवन। पीवाईक्यू सीरीज ज्योग्राफी की जो चल रही थी उसमें अभी तक अपन कर चुके हैं 2023 तक के क्वेश्चंस। ये लास्ट पेपर है 2024 का, इसके बाद अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। काफ़ी बड़ा पेपर आया था, लाइक ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई करो विचार। कथन फर्स्ट है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। तो इनकमिंग से नहीं होता भाई, वो जो वापस जाती है ना, आउटगोइंग बोल सकते हैं उनको, उनसे गर्म होता है हमारा वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट अपने पास, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे दीर्घ तरंग विकिरण अच्छे अवशोषक होते हैं। तो भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें, ये गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं। ऑब्वियसली जब ये गैसें दीर्घ तरंगों का अब्जॉर्ब करती है तभी तो वायुमंडल गर्म होता है, इसी वजह से होता है, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसमें दोनों के एक फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो यही आंसर है इसका। पढ़ते हैं। उष्मा बजट, सूर्यताप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को ही पृथ्वी का उष्मा बजट कहते हैं। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। मान लें वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य ताप 100%, 100 इकाई में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों से परावर्तित होकर लौट जाती हैं। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयाँ अवशोषित होती हैं। इनमें से 14 इकाइयाँ वायुमंडल के भीतर और 51 इकाइयाँ पृथ्वी की सतह द्वारा पृथ्वी स्थलीय विकिरण के रूप में 51 इकाइयाँ वापस प्रकीर्णित होती हैं। उनमें से 17 इकाइयाँ सीधे अंतरिक्ष में विकिरण होती हैं और शेष 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं। पृथ्वी की सतह मुख्य रूप से अपनी ऊर्जा सूर्य से आने वाली सौर विकिरण लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त करती है। इसके पश्चात पृथ्वी दीर्घ तरंगों के रूप में वायुमंडल में ऊर्जा उत्सर्जित करती है। वायुमंडल में मुख्य रूप से स्थलीय विकिरण पृथ्वी की सतह से सौर विकिरण को अवशोषित करने के बाद उत्सर्जित होने वाली दीर्घ तरंग विकिरण द्वारा गर्म होता है। ये भाई किसके थ्रू बोला इसमें, अवशोषित, उत्सर्जित होने वाली। ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद वायुमंडल लघु तरंग सौर विकिरण को अपने से होकर गुजरने देता है। वायुमंडलीय गैसें विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे ओजोन, जलवाष्प, मीथेन इस दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करती हैं। अतः स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। जलवाष्प न केवल दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण रात के दौरान पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त उष्मा को अवशोषित करता है, बल्कि आने वाली सौर विकिरण का एक हिस्सा भी अवशोषित करता है। सूर्य ताप की मात्रा उस कोण से प्रभावित होती है जिस पर सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ती हैं। जैसे अक्षांश बढ़ता है, किरणों और सतह के बीच में कोण घटता है, जिससे किरणें तिरछे हो जाती हैं और ऊर्ध्वाधर किरणों द्वारा कवर किया गया क्षेत्र हमेशा तिरछी किरणों द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से छोटा होता है। जब एक बड़ा क्षेत्र कवर किया जाता है तो ऊर्जा फैल जाती है, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त ऊर्जा में कमी आती है। अतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक उष्मा प्राप्त होती है। भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में कम धूप मिलती है। उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में बादलों की कम उपस्थिति के कारण सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। समान अक्षांश पर स्थित भूमि क्षेत्रों को समुद्री क्षेत्रों की तुलना में अधिक धूप मिलती है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट था जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ा। इसके बारे में दो इसमें डायग्राम भी दिए हुए हैं जिनसे आप प्रॉपर समझ सकते हो कि देखो भाई, सूर्य है, इससे विकिरण आई ये सकल सहायिक विकिरण आई 1000 इकाई, धरातल से परावर्तित हो गई 2 इकाई, और फिर बादलों से परावर्तित 27 हो गई, और 6 विकिरण इकाई डायरेक्ट आई, तो फिर ये टोटल कितनी हो गई 35। शेष इकाई ताप 65 हो गया। वायुमंडल द्वारा अवशोषण 14 इकाइयों का हुआ। 51 इकाइयाँ पृथ्वी द्वारा प्राप्त और 34 इकाई प्रत्यक्ष रूप से, 17 इकाइयाँ
दिवा प्रकाश के रूप में। तो ये इस तरीके से लघु तरंगों के रूप में सौरिक विकिरण आता है। और ये अपने भाई वातावरण की लेयर्स हैं कि सबसे नीचे है भाई ट्रोपोस्फियर जिसमें अपन रहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर जिसमें बादल बिजली वगैरह बनती हैं, फिर आता है मेसोस्फियर जिसमें ओजोन लेयर आती है और अपने एरोप्लेन उड़ते हैं, फिर आयोनोस्फियर जिसमें रेडियो वेव तरंगे घूमती हैं, फिर उसके बाद एक्सोस्फियर जिसके अंदर अपने सैटेलाइट वगैरह होते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक मोटाई मतलब ट्रोपोस्फियर की, क्षोभमंडल की अधिक होती है। ये बात सही है क्या? तो भाई क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों पर अधिक, ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है, भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो आई थिंक दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर, इसकी औसत ऊंचाई सतह लगभग 13 किलोमीटर है। यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर, विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर में मूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही हैं, और सेकंड जो है वो फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभमंडल से परे स्थित है। इस परत में तापमान कुछ दूरी तक स्थिर रहता है, लेकिन फिर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के स्तर तक पहुंच जाता है, क्योंकि हानिकारक पराबैंगनी विकिरण ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर बादलों और उससे जुड़ी मौसमी घटनाओं के से लगभग मुक्त होती है, जिससे हवाई जहाज उड़ाने के लिए परिस्थितियां सबसे आदर्श होती हैं। नेक्स्ट है मीजोस्फियर। ये पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई हैं। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान धीरे धीरे -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड इसी परत में जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल आयन मंडल यानी ये है 80 से 400 किलोमीटर तक इसी का भाग है। यह परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। दरअसल पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। एक सेकेंड। इस परत के निचले भागों में औरोरा ध्रुवीय ज्योति देखा जाता है। यद्यपि तापमान अधिक है, परंतु वायुमंडल अत्यंत विरल है, अतः कम दबाव के कारण व्यक्ति को गर्मी महसूस नहीं होती है। ये भाई अपना NCERT 11th क्लास में है, पेज नंबर 82 देख लेना भाई। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्वल खंड, खंडाश्मी यानी पायरोक्लास्टी मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद है? सारे के सारे दिख रहे हैं भाई, सभी हैं। पढ़ते हैं। पायरोक्लास्टिक मलबा। पायरोक्लास्टिक मलबे में विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान निर्मित चट्टान और ज्वालामुखी कांच के टुकड़े शामिल होते हैं। राख और धूल। ज्वालामुखी राख और धूल ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान वायुमंडल में छोड़े गए सूक्ष्म कण हैं। नाइट्रोजन यौगिक। ज्वालामुखी विस्फोट से नाइट्रोजन यौगिक भी निकलते हैं। सल्फर यौगिक। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे सल्फर यौगिक आमतौर पर ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलते हैं और वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल के निर्माण का कारण बनते हैं। क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन की थोड़ी मात्रा जैसी गैसें शामिल हैं। ज्वालामुखी के टाइप, उसके द्वारा बनी संरचना भी पढ़ कर जाएं। यूपीएससी पूछ सकती है भाई, यूपीएससी मेंस ज्योग्राफी में जो बार बार टॉपिक दिए हुए हैं इनको पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं? समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। समताप रेखाएं अच्छा महासागर के उत्तर की ओर, ओके, और महाद्वीप के दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समतापीय रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। तो भाई इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। देखते हैं कैसे। समतापीय रेखाएं मानचित्र पर किसी निश्चित समय या निर्दिष्ट अवधि में समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं। इनका उपयोग मौसम विज्ञान में तापमान वितरण को दर्शाने के लिए किया जाता है। इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं भाई? अक्षांश। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान सामान्यतः घटता जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य की ओर का आपतन कोण घटता जाता है। आइसोथर्मल आमतौर पर अक्षांश के समांतर होते हैं, हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। विशेष रूप से जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में विशाल भूभाग के कारण भूमि जल की तुलना में अधिक तेजी से गर्म ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप दिन के समय में जमीन का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है और रात के समय पानी में तापमान अधिक होता है। भूमि और समुद्र के तापमान मौसमी बदलाव भी होते हैं और गर्मियों के दौरान भूमि के ऊपर की हवा का तापमान महासागरों की तुलना में अधिक होता है, लेकिन सर्दियों में महासागरों के ऊपर की हवा का तापमान भूमि की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण समतापी रेखाओं में विचलन होता है। उत्तरी गोलार्ध में विशाल भूभाग महत्वपूर्ण तापमान विचलन का कारण बनता है। महाद्वीपों पर तापमान में तेजी से गिरावट आती है, जिसके कारण समतापी रेखाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, जैसा यूरोप और साइबेरिया में है। अतः स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। महासागरीय धाराएं ये दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी। गर्म धाराएं जिन तटों के साथ बहती हैं उन्हें गर्म बना देती हैं। शीत धाराएं जिन तटों के साथ बहती हैं वहाँ का तापमान कम कर देती हैं। गर्म जल धाराएं कौन सी है भाई? क्यूरोसिवा धारा, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का धारा, ब्राज़ील धारा, अगुलाहास धारा, ये सारी की सारी गर्म धाराएं हैं। शीत जल धाराएं लेब्राडोर धारा, कैलिफोर्निया धारा, कनारी धारा, हम्बोल्ट धारा, बेंगुला धारा, ऑस्ट्रेलिया ओएसिवो धारा। ठीक है, ये सारी की सारी कैसी हैं भाई? ठंडी धाराएं हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट उत्तरी अटलांटिक अपवाह एक गर्म धारा के प्रभाव के कारण सर्दियों में नहीं जमते हैं। गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म महासागरीय धाराएं उत्तरी अटलांटिक में समतापी रेखाओं को उत्तर की ओर धकेलती हैं, जबकि कनाडा के तट पर क्यूबेक अपने साथ बहने वाली ठंडी लेब्राडोर धारा के कारण जम जाता है। हालांकि क्यूबेक उत्तर पश्चिमी यूरोपीय तट की तुलना में निचले अक्षांशों पर स्थित है। ठंडी धाराएं समतापी रेखाओं को दक्षिण की ओर धकेलती है। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है। स्थलाकृति पर्वत और घाटियां स्थानीय तापमान वितरण को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे समतापी रेखाओं में विचलन उत्पन्न होता है। वनस्पति आवरण रहित मिट्टी वनस्पति आवरण वाली मिट्टी की तुलना में अधिक तेजी से गर्मी प्राप्त करती है, क्योंकि वनस्पति आवरण सूर्य की अधिकांश गर्मी को अवशोषित कर लेता है। इसलिए घने वन क्षेत्रों में तापमान में भिन्नता रेगिस्तानी क्षेत्रों की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट है भाई, जनवरी और जुलाई महीनों के दौरान उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में उच्च और निम्न तापमान की मौसमी चरम सीमाएं सबसे अधिक स्पष्ट होती है। अतः इन महीनों में समतापी मानचित्रों में विश्व भर में तापमान के क्षैतिज वितरण का अध्ययन अपनी आसानी से किया जा सकता है। जनवरी में सूर्य मकर रेखा के पास सिर के ऊपर सीधा चमकता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि क्षेत्र महासागरों की तुलना में ठंडे होते हैं। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में भूमि के क्षेत्र की तुलना में महासागरों के ऊपर हवा गर्म होती है, इसलिए समतापी रेखाएं महासागरों को पार करते समय उत्तर ध्रुवों की ओर महाद्वीप के ऊपर दक्षिण भूमध्य रेखा की ओर झुक जाती हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागरों पर यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। गर्म महासागर धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक बहाव की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को गर्म बनाती है और समतापीय रेखाएं ध्रुवों की ओर झुक जाती हैं। जुलाई में सूर्य कर्क रेखा के पास सिर के ऊपर चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में उच्च तापमान पाया जाता है। उसी दौरान उत्तरी गोलार्ध में समतापीय रेखाएं महासागरों की ओर पार करते हुए भूमध्य रेखा की ओर तथा स्थलीय भागों को पार करते हुए ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। विश्व की महासागरीय धाराएं भाई ये पढ़ के जाना, गर्म और ठंडी वाले पहले भी आ चुके हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक देश हैं? तो कोको उत्पादक देश के रूप में विख्यात कौन से देश हैं भाई? कोटे डी आइवर और घाना। ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में। दुनिया भर में कोको उत्पादन मुख्य रूप से अफ्रीका में केंद्रित है, जो वैश्विक उत्पादन का 60% हिस्सा है। आइवरी कोस्ट कोटे डी आइवरी
दुनिया भर में कोको का सबसे बड़ा 40.9% उत्पादक है। अन्य प्रमुख उत्पादक घाना, इंडोनेशिया और इक्वेडोर हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यूपीएससी ने कोको ही क्यों पूछा। तो अप्रैल 2024 में चॉकलेट उद्योग संकट का सामना कर रहा था, क्योंकि कोको बीन्स की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखा गया था। और चॉकलेट तो सब खाते हैं भाई। अल नीनो और जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी अफ्रीका में सामान्य से अधिक वर्षा हुई, जिससे काली फली रोग के फैलने से आदर्श स्थिति बनी, जिसके कारण कोको के पेड़ की शाखाओं पर कोको की फलियां सड़ने लगती हैं। भारत में कोको की खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में सुपारी और नारियल के साथ अंतर फसल के रूप में की जाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भाई, चट्टान के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। हाँ सही बात है। वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, ये भी सही है। वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है, ये भी सही है। आई थिंक तीनों अच्छा, मतलब कथन सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। क्या बोल रहा है, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा भी, यार होना तो चाहिए सही। चट्टानों का अपक्षय वर्षा के कारण भी तो होता है। देखते हैं भाई, अपक्षय का अर्थ है चट्टानों, मिट्टी और खनिजों के साथ साथ लकड़ी और कृत्रिम सामग्री का पृथ्वी के वायुमंडल, पानी और जैविक जीवों के संपर्क में आकर टूटना। ओके, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। चट्टान और खनिज प्रकार, विभिन्न प्रकार की चट्टानें अलग अलग दरों से अपक्षयित होती है। उच्च तापमान पर रासायनिक अभिक्रियाएं तेजी से होती हैं। औसत तापमान में अधिक 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वृद्धि के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं की दर क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ये तो भाई केमिस्ट्री का पॉइंट है। वर्षा अधिक पानी अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संभव बनाता है। पानी यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय दोनों में भाग लेता है, इसलिए अधिक पानी अपक्षय को दृढ़ता से बढ़ाता है। और सामान्य वर्षा में हल्के कार्बोनिक एसिड की उपस्थिति होती है और अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड की भी उपस्थिति होती है। वर्षा द्वारा अपक्षय का उदाहरण सर्बिया, ब्रिटेन में क्रमशः चूना और पत्थर चाक का विघटन है, जिससे क्रास्ट स्थलाकृति का विकास होता है। चलो भाई, स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, वर्षा जल में वायुमंडल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह वर्षा जल को थोड़ा अम्लीय बनाता है, जो चट्टानों में मौजूद कुछ खनिजों की प्रतिक्रिया को रासायनिक अपक्षय को तीव्र गति प्रदान कर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वर्षा जल में वायुमंडल में घुली ऑक्सीजन भी होती है। यह ऑक्सीजन लोह युक्त खनिजों के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है, जिससे ऑक्सीकरण और जंग लग सकता है, जो रासायनिक अपक्षय का एक रूप है। इसलिए वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति दोनों ही चट्टानों के अपक्षय में योगदान करती हैं। ओके भाई, ठीक है, ये तो उसमें आएगा ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम है। तो भाई इसमें आएगा गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, दामोदर, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा इत्यादि न्यूज़ में रहने वाली नदियाँ। इनके बारे में पढ़ के जाना कि कौन सी दाएं कौन सी बाएं तरफ से जाकर इससे मिलती हैं। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। तो नॉर्थ सी के साथ कौन से देशों की सीमा लगती है भाई। नॉर्थ सी के साथ देखते हैं भाई, नॉर्वे की लगती है, डेनमार्क की लगती है, नीदरलैंड की लगती है, बेल्जियम की। तो फिर इसमें क्या क्या आंसर में दे रखा है, उसमें से ऑप्शंस जितने भी दिए हुए हैं उसमें से दो आंसर आएंगे। देखो भाई कौन कौन से हैं। उत्तरी सागर, उत्तरी यूरोप में स्थित एक समुद्र जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सीमा देश, इसकी सीमा दक्षिण में डेनमार्क, पश्चिम में यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे, पूर्व में जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, उत्तर में फेरो द्वीप और नॉर्वे के स्वालबॉर्ड द्वीप समूह से लगती है। उत्तरी सागर इंग्लिश चैनल के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। 2023 में अगस्त में ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं। तो भाई इसमें देखना है कि जलप्रपात, उससे क्षेत्र और उसकी नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है।
मालवा क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। हुंड्रू, छोटा नागपुर, स्वर्ण रेखा, ये गलत है। गैरसोपा पश्चिमी घाट नेत्रवती नदी पर, नहीं भाई। देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या स्थित है। तो भाई धुआंधार जलप्रपात है वो बघेलखंड में स्थित है, तो बघेलखंड में स्थित है ये। तो ये, ओ माय गॉड, मालवा में स्थित नहीं है, यानी हुंड्रू वाला सही है इसमें ऑप्शन, ओनली एक। तो धुआंधार बघेलखंड नर्मदा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो छोटा नागपुर में स्वर्णरेखा नदी पर, गैरसोपा पश्चिमी घाट में और शरावती नदी पर स्थित है। बाकी पढ़ लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों से गुजरते हुए धुआंधार जलप्रपात से गिरने वाली पहली सक्रिय हो जाती है। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटका राज्य के पश्चिमी घाट में शिवमोगा जिले में सागर तालुक के पास शारावती नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है और कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंड्रू रांची जिले में स्थित स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अन्य जलप्रपात देख लो भाई। अथिरापल्ली जलप्रपात केरल के त्रिशूर जिले में पश्चिमी घाट के ऊपरी भाग में चालाकुड़ी नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा उपनाम भी दिया गया है। रजरप्पा जलप्रपात हजारीबाग जिले में दामोदर नदी पर स्थित है। होगेनकल जलप्रपात कर्नाटका सीमा के पास तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कावेरी पर स्थित है। इसके नीचे की ओर स्टेनली जलाशय और मेट्टूर बांध है। ओके, नेक्स्ट और कौन सा जलप्रपात दिया हुआ है भाई? चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। दुधमा जलप्रपात ये उड़ीसा में मंचकुंड नदी पर स्थित है। दूध सागर ये कर्नाटका की सीमा के पास गोवा में स्थित मंडावी नदी पर स्थित है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर सूचना पर विचार कीजिए, कितनी सही सुन लेते हैं। मध्य एशिया पर्वत श्रृंखला, अच्छा ये है क्या? ओके, देखो भाई क्षेत्र ये दिए हुए हैं, ये पर्वत श्रृंखला दी हुई है, ये पर्वतों के प्रकार। तो मध्य एशिया में वासजेस वलित पर्वत है। यूरोप में आल्पस ब्लॉक माउंटेन है, सही बात है। उत्तरी अमेरिका एप्लेशियन वलित पर्वत है और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज वलित पर्वत है। तो देखते हैं इसमें से दो सही हैं वैसे। यूरोप में है वासजेस जो कि ब्लॉक पर्वत है। यूरोप में आल्पस वलित पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन वलित पर्वत है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज वलित पर्वत है। तो ध्यान रखना, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में आल्पस, अपलेशियन और एंडीज ये तीनों के तीनों वलित हैं और यूरोप में जो वासजेस हैं वो ब्लॉक पर्वत हैं। ओके, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, उनकी स्थिति जरूर देख के जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती जाती है, जलवाष्प। तो भाई इसकी ऊंचाई के साथ इसकी मात्रा तो ऑब्वियसली घटती जाती है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है, नहीं भाई। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। जलवाष्प तापमान पर निर्भर करती है, इसलिए ध्रुवों की ओर घटते तापमान के जवाब में यह भूमध्य रेखा की ओर घटता है। क्या बोला इसमें स्टेटमेंट में? ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो फिर उसके बाद क्या था? गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होती है। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। नेक्स्ट है, जलवाष्प एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प न केवल लंबी तरंग स्थलीय विकिरण रात के दौरान पृथ्वी पर द्वारा उत्सर्जित अवरक्त या गर्मी को अवशोषित करता है, बल्कि आने वाली सौर विकिरण का एक हिस्सा भी अवशोषित करता है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है और पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है। उनके बिना पृथ्वी की सतह का तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। जलवाष्प वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में वायुमंडल में काफ़ी कम समय तक रहती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। ओके, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वृद्धि को फीडबैक प्रक्रिया यानी फीडबैक प्रोसेस कहा जाता है और जलवाष्प पृथ्वी के जल चक्र का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नोट,
मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन संघनित नहीं होते हैं। इन कारणों से वे गैसों के आधार पर कई वर्षों से लेकर सदियों या उससे भी अधिक समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तापमान की वार्षिक और दैनिक रेंज निम्न होती है। वर्ष भर वर्षण होता है। वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो भाई ये तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा भी रेंज भी निम्न है और वर्ष भर वर्षण भी होता रहता है। तो ऐसा जो क्राइटेरिया है, जलवायु है, वो किस में मिलती है भाई? ये मिलती है समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु के अंदर। पढ़ते हैं इसके बारे में। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागर जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ये जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में कोष्ण होते हैं। तापमान गर्मी के महीनों में औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में 4 से 10 सेंटीग्रेड के बीच में होता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। वर्षण साल भर होती है, लेकिन यह सर्दियों में अधिक होती है। वर्षण 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। जलवायु वर्गीकरण, भाई इसमें पूरा ही जलवायु वर्गीकरण दे दिया। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विद्यमान है। वार्षिक तापमान बहुत कम है, वार्षिक वर्षा अधिक है। इसमें निम्न जलवायु प्रदेश हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, अफ्रीकी गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य रेखीय वर्षावन जलवायु। इसका वितरण भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच स्थित है और यहाँ का तापमान वर्ष भर एक समान रहता है 27 डिग्री के आसपास। और वार्षिक औसत वर्षा यहाँ पर हमेशा 150 सेंटीमीटर से ऊपर होता है। इस जलवायु में अधिकतम वर्षा की 2 अवधियाँ होती हैं, अप्रैल और अक्टूबर। अधिक वाष्पीकरण से संवहनीय वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे दोपहर में भारी तूफान आता है। उच्च तापमान और प्रचुर वर्षा के कारण समृद्ध उष्णकटिबंधीय वर्षा वनस्पति सैल्वा होती है। सभी पौधे अधिकांश एपिफाइट सूर्य के प्रकाश के लिए संघर्ष करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक विचित्र परत व्यवस्था बन जाती है, इसलिए झाड़ियाँ नहीं होती हैं। किसी विशेष क्षेत्र में वर्षा की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसके कारण वाणिज्य दोहन एक कठिनाईपूर्ण है। वर्षावन क्षेत्रों में ऊपरी मिट्टी की उर्वरता बहुत खराब होती है, क्योंकि मूसलाधार बारिश से ऊपरी मिट्टी के अधिकांश पोषक तत्व लीचिंग जाते हैं, यानी बह जाते हैं। अतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लुप्त वनों की बहाली में दशकों का समय लगता है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, इसका वितरण भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच है। मानसूनी जलवायु का मूल कारण भूमि और समुद्र के गर्म होने और ठंडा होने की दर में अंतर है। ऋतुएं मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषताएं, वार्षिक औसत वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। गर्मियों में तापमान 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है और सर्दियों में तापमान 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहता है। वनस्पति सामान्यतः पर्णपाती होते हैं और टिकाऊ दृढ़ लकड़ी के लिए बहुमूल्य माने जाते हैं। ठीक है भाई। उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु यानी सवाना जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है और दिन गर्म रात ठंडी होती है। औसत वार्षिक वर्षा 80 से 160 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ वार्षिक हवाएं प्रचलित हवाएं हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, इसलिए यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम हो जाती है। मानसून जलवायु की तरह यहाँ कोई विशिष्ट वर्षा ऋतु नहीं होती है। शुष्क मौसम रहता है और सवाना वनस्पति लंबी घास और छोटे पेड़ों से युक्त है। हाथी घास पाई जाती है और घास के मैदानों को बुश वेल्ड भी कहा जाता है। ठीक है। उष्ण रेगिस्तानी जलवायु, देखो भाई, वितरण विश्व के प्रमुख गर्म रेगिस्तान 15 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर से दक्षिणी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित है। उष्ण रेगिस्तान अश्व अक्षांशों उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब बेल्टों पर स्थित है। क्योंकि पश्चिमी तटों पर पहुंचने वाली हवाएं ठंडे क्षेत्रों में गर्म क्षेत्रों की ओर बहती है, उनकी सापेक्ष आर्द्रता कम होती जाती है। पश्चिमी तटों पर ठंडी धाराओं की उपस्थिति भी इसका एक कारण है, जैसे चिली तट के साथ ठंडी पेरुविन धारा का शुष्कन प्रभाव। अटाकामा रेगिस्तान, गर्म और मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानों के प्रमुख वनस्पति शुष्क उष्णकटिबंधीय और सूखा प्रतिरोधी हैं।
जड़ें लंबी, मोटी और सख्त, खाल बहुत कम या बिल्कुल भी पत्तियां नहीं होती हैं। जो होती हैं वो पत्तियां या तो मोमी, चमड़े जैसी, रोएदार और सुई के आकार की होती हैं। नेक्स्ट है स्टेपी जलवायु या शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु या शीतोष्ण घास स्थल जलवायु। देखो वितरण क्या है भाई इसका, ये महाद्वीपों के अंदरूनी भागों में स्थित है। महाद्वीपों के अंदरूनी भागों में यह वर्षा करने वाली हवाएं नहीं पहुंचती, इसके कारण घास के मैदान वृक्ष विहीन है। अलग अलग क्षेत्रों में नाम पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे और पुस्ताज हंगरी में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, हाई वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, स्टेपीज यूरेशिया में। तापमान यहाँ की गर्मियाँ गर्म और सर्दियाँ ठंडी होती हैं, तापांतर अधिक होता है। औसत वर्षा लगभग 45 सेंटीमीटर मानी जाती है। सबसे अधिक बारिश जून और जुलाई में होती है। ये क्षेत्र कृषि के लिए कम उपयुक्त और इनका उपयोग कुछ प्रकार से पशुपालन के लिए किया जाता है। एशियाई मैदान में घोड़े। ठीक है, नेक्स्ट है भाई भूमध्य सागरीय जलवायु या गर्म शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु, गर्म शीतोष्ण पश्चिमी तट जलवायु। वितरण भूमध्य रेखा के 30 से 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तक सीमित है। यहाँ की जलवायु साफ और आसमान भी साफ होता है। उच्च तापमान, वर्षा, गर्म और शुष्क ग्रीष्मकाल और ठंडी एवं आर्द्र सर्दियाँ होती हैं। और भूमध्य सागरीय भूमि पर अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है। तटीय क्षेत्रों में पश्चिमी हवाएं अटलांटिक महासागर से चक्रवाती वर्षा लाती हैं। मिस्ट्रॉल, बोरा, ट्रोमेंटोन और ग्रेगेल भूमध्य सागर की ठंडी हवाएं हैं। सिराको गर्म हवा है, रक्त वर्षा का कारण है ये भाई। वनस्पति, यहाँ सदाबहार ओक के पेड़ों से युक्त खुले वन हैं। ओक की मोटी छाल का उपयोग शराब की बोतलों के कॉर्क बनाने में होता है। भूमध्य सागर में स्थितियाँ घास के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः मवेशी पालन उतना नहीं है। संतरे, नींबू, साइट्रन और अंगूर जैसे खट्टे उद्यानिकी फलों की खेती होती है। विश्व के 3/4 वाइन उत्पादन में इनका योगदान होता है। नेक्स्ट है गर्म शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु। वितरण 20 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों दोनों गोलार्धों में पूर्वी तट के बीच पाया जाता है। गर्म नम ग्रीष्मकाल और ठंडी व शुष्क सर्दियाँ। नेटल अपवाद, इसमें सर्दियाँ भी नम होती हैं, इसलिए इनकी क्या है विशेषताएं हैं। औसत मासिक तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बदलता रहता है। वर्षा 60 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टाइफून, हरिकेन यहाँ आते रहते हैं। ठीक है भाई, इसके विभिन्न प्रकार निम्न हैं। चीन प्रकार की जलवायु, शीतोष्ण मानसून जलवायु। वितरण चीन के अधिकांश भाग और जापान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। खड़ी प्रकार की जलवायु, यह दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, जो मैक्सिको की खाड़ी की सीमा पर है। यहाँ गर्मियों में महाद्वीपीय तापन के कारण ठंडे अटलांटिक महासागर से हवा का प्रवाह होता है। नेटाल प्रकार की जलवायु, नेटाल दक्षिण अफ्रीका, पराना, पराग्वे, उरुग्वे बेसिन, दक्षिणी अमेरिका, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया और में पाया जाता है। इसमें पूरे वर्ष तटवर्ती व्यापारिक हवाओं से वर्षा होती है। नेक्स्ट है भाई ब्रिटिश प्रकार की जलवायु, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय समुद्री जलवायु, ठंडी शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु। तो वितरण यूरोप में ब्रिटेन और उसके आसपास, उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से ब्रिटिश कोलंबिया के तटीय क्षेत्रों तक सीमित। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में यह जलवायु दक्षिणी चिली, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड के अधिकांश भागों में पाई जाती है। शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत क्षेत्र वर्ष भर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। नेक्स्ट, औसत वार्षिक तापमान आमतौर पर 5 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा निम्न होती है। सर्दियाँ असामान्य रूप से हल्की होती हैं, कारण गर्म उत्तरी अटलांटिक बहाव। वर्षा, यहाँ वर्ष भर पर्याप्त वर्षा होती है। ये स्थान ठंडी और बरसाती सर्दियों और गर्म व बरसाती गर्मियाँ अनुभव करते हैं। अधिकांश समशीतोष्ण क्षेत्रों की तरह यहाँ भी 4 अलग अलग मौसम होते हैं। यहाँ की वनस्पति पर्णपाती वन है। इनमें ओक, एल्म, एस, बर्च और पॉपुलर शामिल हैं। नमी वाले क्षेत्रों में विलो पेड़ उगते हैं। विलो की लकड़ी से क्रिकेट बल्ले बनाते हैं। ठीक है भाई,
बोरियल जलवायु या टैगा जलवायु या साइबेरिया जलवायु, ठंडी शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय उपध्रुवीय जलवायु, आर्कटिक सर्कल के आर्कटिक सर्कल के ठीक नीचे के क्षेत्रों में केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। वितरण 50 से 70 डिग्री उत्तर में मध्य कनाडा, स्कैंडिनेवियन यूरोप के कुछ हिस्सों और मध्य और दक्षिणी रूसी क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में यह सतत पट्टी के रूप में फैला हुआ है। तापमान ग्रीष्म ऋतु संक्षिप्त और गर्म होती है और 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है, जबकि सर्दियां लंबी और अत्यधिक ठंडी होती हैं, 0 से 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। सामान्य वर्षा यहाँ पर 38 सेंटीमीटर और से 63 सेंटीमीटर तक होती है। सर्दियों में वर्षा बर्फ के रूप में होती है। प्रमुख वनस्पति सदाबहार, शंकुधारी वन, चीड़, स्प्रूस और देवदार। लगभग सभी शंकुधारी पेड़ सदाबहार होते हैं। तने को अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए छाल मोटी होती है। गर्मी के मौसम में वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए पत्तियां छोटी, मोटी, चमड़े जैसी और सुई के आकार की होती हैं। ठीक है भाई। कॉरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो भाई ये पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो ये बढ़ता है भाई। और ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना हवा की दिशा को प्रभावित करता है। इस बल को कॉरियोलिस बल कहते हैं। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने पथ से दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने पथ से बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। फेरेल का नियम। कॉरियोलिस बल वायु वेग के समानुपाती होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। कॉरियोलिस बल अक्षांश के भी समानुपाती है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आते हैं। कॉरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह व्यापारिक हवाओं, चक्रवातों व समुद्री धाराओं की दिशा, मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है। तो भाई कॉरियोलिस बल पृथ्वी की सतह के सापेक्ष सीधी गतिमान वस्तुओं जैसे हवाई जहाज, मिसाइल, स्नाइपर बंदूक की गोलियां और समुद्री धाराओं को प्रभावित करती हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध में ही रहता है और वो भी कर्क रेखा पर। तो स्टेटमेंट 2 तो आएगा ही, उत्तरी ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त भी आएगा इसमें, तो ये स्टेटमेंट पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को उद्योतित करता है? तो भाई ये है कांगो बेसिन के बारे में बताया गया है, पढ़ते हैं। कांगो बेसिन क्या है? कांगो बेसिन पीटलैंड एक प्रकार की आर्द्र भूमि है। पीटलैंड में वर्ष भर जल जमाव की स्थिति के कारण पौधों का अपघटन इतना धीमा हो जाता है कि मृत पौधे एकत्रित होकर पीट का निर्माण करते हैं। इससे पौधों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन को पीट मिट्टी के भीतर संग्रहित किया जाता है, जिससे शुद्ध शीतलन प्रभाव पड़ता है और जलवायु संकट को कम करने में मदद मिलती है। क्षतिग्रस्त पीटलैंड ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है, जो वैश्विक मानव जनित CO2 उत्सर्जन के लगभग 5% के लिए जिम्मेदार हैं। पीटलैंड की बहाली से उत्सर्जन में काफ़ी कमी आ सकती है। विश्व के लगभग 84% पीटलैंड प्राकृतिक या लगभग प्राकृतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। वे विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे उष्णकटिबंधीय जलवायु में मैंग्रोव आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। ये ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव 2016 में मोरक्को के मोराकेच में UNFCCC COP में गठित अग्रणी विशेषज्ञों और संस्थानों द्वारा पीटलैंड को दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय कार्बन स्टॉक के रूप में बचाने और इसे वायुमंडल में उत्सर्जित होने से रोकने का एक प्रयास है। कांगो बेसिन सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पीटलैंड भूमि है। कांगो बेसिन में दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीटलैंड है, जिसकी खोज 2017 में हुई थी। क्यूवेट सेंट्रल पीटलैंड के नाम से भी जाना जाता है।
बेसिन 6 देशों में फैला हुआ है। कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो इक्वेटोरियल गिनी और गैबान। अमेजन बेसिन, यहाँ विश्व के लगभग 60% वर्षावन स्थित है तथा पृथ्वी की अनुमानित 10% जैव विविधता यहाँ पर निवास करती है। इसके विस्तार में आने वाले देशों में ब्राजील, भूमध्य सागर मकर रेखा दोनों से घिरा हुआ बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सुरीनाम और वेनेजुएला शामिल है। किकोरी बेसिन, नदी बेसिन ग्रेट पापुआन पठार संपत्ति एक मिश्रित सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल है जो पापुआ न्यू गिनी के 6% से अधिक भूभाग को कवर करता है। रियो डे ला प्लाटा बेसिन, यह मीठे पानी का आर्द्र भूमि है जो अर्जेंटीना, बोलिविया और ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। यस, ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत कम वर्षण होता है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। ऑफ कोर्स नहीं होता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। लाल सागर विश्व के सर्वाधिक खारे निकायों में से एक है जो अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार है। उत्तरी छोर पर यह अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी में विभाजित हो जाती है जो स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ी है। दक्षिणी छोर पर यह बाबा अल मदेब जलडमरूमध्य के माध्यम से अदन की खाड़ी और बाहरी हिंद महासागर से जुड़ा है। कथन फर्स्ट, लाल सागर रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है जहां तापमान बहुत अधिक और आर्द्रता बहुत कम है। इससे बहुत कम वर्षा और किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं होती है, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, अपने स्थान के कारण लाल सागर में कोई बड़ी नदी नहीं बहती है। नदियों में लाल सागर में पानी नहीं आता है और वर्षा भी कम होती है, लेकिन वाष्पीकरण से होने वाली हानि अदन की खाड़ी से बाबा अलमदेब जलडमरू मध्य के पूर्वी चैनल के माध्यम से आने वाले जल प्रवाह द्वारा पूरी हो जाती है। लाल सागर से सटे देशों में शामिल कौन से भाई? उत्तरी तट से कौन सटा हुआ है? मिस्र, इजराइल, जॉर्डन। पश्चिमी तट से सूडान, मिस्र और इरिट्रिया। पूर्वी तट से सऊदी अरब, यमन और दक्षिणी तट से जिबूती और इरिट्रिया। तो ये था भाई अपना पूरा 2024 का क्वेश्चन पेपर और इसी के साथ अपने सारे कंप्लीट हुए 2013 से 2024 तक के ज्योग्राफी के कंप्लीट क्वेश्चंस। तो इन्हें आप बार बार देखते रहना। बुक के लिए धर्मेंद्र जी जाखड़ सर की बुक ले सकते हो आप, बाकी वीडियो देख सकते हो बार बार, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।